अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी स्पोर्ट्स सेक्शन। मैं हूं आपका होस्ट शुएब जट और बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट की और क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टार जिसने पाकिस्तान को मैच जितवाया, बल्कि पाकिस्तानियों के दिल भी जीत लिए। बिल्कुल टी20 के सुपरस्टार मोहम्मद हफीज़ की बात कर रहे हैं जो हमारे साथ मेहमान होंगे। दौरा इंग्लैंड में पाकिस्तान टीम टेस्ट में जीती हुई बाजी हार गया और उसके बाद टी20 में पाकिस्तान ने बड़े स्कोर किए। पाकिस्तान सीरीज तो ना जीत सका लेकिन दिल ज़रूर जीत लिया और दिल जीतने की जो जंग थी इसमें मोहम्मद हफीज़ जो हैं वो पेश थे, क्योंकि एक नहीं दो लगातार निस सेंचुरियां और दोनों बार उनका स्ट्राइक रेट जो है वो काबिल दीद था। हफीज़ आपको वेलकम करेंगे और स्टार्ट जो है वो लाइटर नोट से कर लेते हैं। पहले बताएं कि दोबारा सेल्फी तो नहीं खिंचवाएंगे क्वारंटाइन में? नहीं, मेरा ख्याल है उस वक्त मुझे रेस्ट चाहिए था, शायद मैंने इसलिए ऐसा किया था। ये तो एक फ़नी सी बात थी जो मैंने की आपसे, बट जो ओवरऑल ये सारा सिनेरियो था उसको थोड़ा सा गलत पोर्ट्रे किया गया। वो बेसिकली विद इन बबल था वो जगह जहाँ पे हम लोग गए और जहाँ पे हमने गोल्फ खेली, मैंने और वकार भाई ने, और वो मुझसे दूर खड़ी थी खातून, और मेरा मकसद सिर्फ इंस्पिरेशन था उन लोगों तक पहुँचाने का कि जो बहुत जल्दी गिव अप कर जाते हैं और वो 93 ईयर्स ओल्ड होके भी एवरीडे अपनी ज़िंदगी गुजार रही है खुशी से, और एक हेल्दी एक्टिविटी है उसकी। सो आई जस्ट वांटेड टू इंस्पायर पीपल। लेकिन यह है कि उसके बाद मेरा दोबारा से कोरोना टेस्ट हुआ, वो भी नेगेटिव आया, तो मैं कोरोना के मामले में बहुत नेगेटिव हूँ। लेकिन अभी ये बताइएगा कि आपने कोरोना के टेस्ट ज़्यादा दिए हैं या पाकिस्तान के लिए रन ज़्यादा बनाए हैं इस दौरा इंग्लैंड में? नहीं, देखें, वो एक प्रोटोकॉल था जिसको पूरा करना था, तमाम प्लेयर्स ने किया, मेरे थोड़े से ज़्यादा हो गए, बट थिंक इसके एंड ऑफ द डे दैट वाज ऑल अबाउट पाकिस्तान। क्योंकि जो इस पूरे टूर के ऊपर जो सबसे मुश्किल पार्ट था वो इस बायोसिक्योर बबल में अपने आप को मेंटली हेल्दी रखना था। एंड आई फील कि मुझे लगता है कि मेंटली तौर पर बहुत से ऐसे पीरियड्स आए, एक बहुत अनरियल लाइफ थी जो हम सब ने गुजारी। मेंटली तौर पर बहुत से ऐसे पीरियड्स आए जिसको मैंने पर्सनली तौर पर काफ़ी मुश्किल से हैंडल किया। लेकिन इस टूर पे मिसबाह उल हक को जितनी तारीफ़ की जाए उनकी मैनेजमेंट की, एक बहुत ही सेल्फ रिस्पेक्टेड इन्वायरमेंट था जिसमें जो मैंने आज तक पाकिस्तान की टीम में नहीं देखा ड्रेसिंग रूम में, और हर प्लेयर को उसकी ज़रूरत के मुताबिक जो उसको चाहिए था, ही वॉज द बॉस बेसिकली। और मिसबाह और उसकी पूरी जो मैनेजमेंट थी, दे वर ऑलवेज अवेलेबल। मैं अपने तमाम परफॉर्मेंसेस का क्रेडिट इस मैनेजमेंट को देता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने हम सबको पॉजिटिव रखा, लेकिन और हम सब के लिए इस टूर के ऊपर अवेलेबल रहे। बिल्कुल आपने सही कहा कि उनकी मैनेजमेंट बड़ी आउटस्टैंडिंग रही, लेकिन मिसबाह की प्राइम जॉब मैनेजमेंट नहीं है, कोचिंग है। आप समझते हैं कि कोचिंग जो है वो बेहतर रही? मुझे पता है कि आप अभी ज़ाहिर है पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, कुछ SOPs हैं या कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जिनको आपको फॉलो करना होगा, आप शायद खुलकर बात ना कर सकें। नहीं, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊँ जी शुएब भाई, मैं हमेशा सच बोलता हूँ और खुल के बोलता हूँ, और ये मेरे दिल का सच है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। और मुझे ना तो चापलूसी की पहले कभी ज़रूरत पड़ी और ना कभी ज़िंदगी में आगे पड़ी। लेकिन जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ मैं ये क्लियर कर रहा हूँ कि हकीकत में आवाम का सवाल है। हकीकत में जी मैं आपको बताता हूँ। देखें, मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ द कोचिंग। आपकी जो कोचिंग है, अगर उसमें आप मैन मैनेजमेंट नहीं कर सकते और आप अपने प्लेयर्स की मैनेजमेंट इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर नहीं कर सकते, तो आपकी कोचिंग फेल हो जाती है। तो मिसबाह के हवाले से और तमाम सपोर्टिंग स्टाफ के हवाले से जो मैं आपको कह रहा हूँ वो मेरे दिल की आवाज़ है। पहले मैच की डिफीट को सबने फील किया, आप लोगों ने 16वें ओवर में मैच का पासा पलट चुका था। एक आप फील कर रहे थे ग्राउंड के अंदर, और एक हम लोग थे या पूरे पाकिस्तान की आवाम थी जो क्रिकेट से प्यार करती है, आप लोगों से प्यार करती है, वो फील कर रही थी कि जब सारे बॉलर पिट रहे हैं तो मोहम्मद हफीज़ बॉल क्यों नहीं करा रहा? क्यों मोहम्मद हफीज़ जो है वो साइड पे नजर आ रहा है? हम देख रहे हैं कि वहाँ पे शुएब मलिक आके मशवरा दे रहे हैं, वहाँ बाबर आजम को जो है वो सरफराज तो दूसरे में थे, वो बाद में कर लेंगे, बाकी खिलाड़ी आगे मशवरा दे रहे हैं, लेकिन आप एक साइड पे बैठे हुए थे, क्यों नहीं आप आगे बढ़े? और आपने कहा बॉल मुझे तो मैं बॉल कराता हूँ, जब 10वां 12वां ओवर चल रहा था। देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान के जो कप्तान होता है उसकी फुल अथॉरिटी होती है कि वो ग्राउंड के अंदर अपने माइंड सेट के मुताबिक मैच को चलाए, क्योंकि कप्तान की ये पावर होती है कि वो असेस करे कंडीशंस को, सिचुएशन को, और जो उसको लगे बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स उसको इस्तेमाल करे, और जो भी उसकी प्लानिंग उसके मुताबिक एग्जीक्यूशन हो। तो बाबर से अगर उसने मुझे इस्तेमाल नहीं, आई वॉज फुली अवेलेबल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद उसको नहीं समझ आई या प्लानिंग का हिस्सा मैं नहीं उस वक्त उसके दिमाग में आया। ऐसा नहीं कि मुझे जानबूझ के नहीं करवाया गया, लेकिन
कप्तान जो है वो सोल अथॉरिटी होता है और उसने मुझे उसमें इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन एंड ऑफ द डे जो बॉलिंग एग्जीक्यूशन थी हमारी ओवरऑल उस मैच में लेके वो अच्छी नहीं थी, क्योंकि 195 का टोटल को ना रोकना पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की टीम के लिए वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो मायूसी थी एज ए टीम हम सबको, जिसको हम सब ने महसूस किया। मैं नहीं समझता कि सिर्फ एक शख्स ने महसूस किया, तमाम प्लेयरों को इसकी तकलीफ थी। हबीब, इससे पहले कि आगे बढ़ी, एक परसेप्शन जो है वो क्लियर कर दें। मुझे पता है, क्रिकेट के जो जर्नलिस्ट हैं उनको पता है, या जो ज़्यादा स्पोर्ट्स से बहुत ज़्यादा कनेक्ट है, लेकिन आम लोगों में ये परसेप्शन फैला दिया गया कि हफीज़ को बॉलिंग की इजाज़त नहीं है, उनके ऊपर आज भी बॉलिंग की पाबंदी है। लेकिन मुझे पता है कि आप टेस्ट क्लियर कर चुके थे। ज़रा आप खुद ये बता दीजिएगा कि क्या आपको बॉलिंग की इजाज़त नहीं है या आपसे बॉलिंग करवाई नहीं गई? नहीं, मैं फुली अवेलेबल था। मैं इंटरनेशनल टेस्ट क्लियर कर चुका हुआ हूँ और पूरी दुनिया में बॉलिंग कर सकता हूँ, लेकिन मुझे बॉलिंग नहीं करवाई गई। दैट वाज अ डिसीजन ऑफ अ कैप्टन, जिसको हम सब ने रिस्पेक्ट देनी है। वो किसी को भी जिस वक्त चाहे इस्तेमाल कर सकता है, जिसको चाहे ना करे। तो दैट वाज टोटली अप टू द कैप्टन। अच्छा, चलें अब आ जाते हैं, जब आपको मौका मिल रहा था, एक मैच तो बारिश की नज़र हो गया, दूसरे मैच में जब आपने आए 50 की आपने बैट जो है वो ड्रेसिंग रूम की तरफ लहराया, वो सिर्फ ड्रेसिंग रूम की तरफ इशारा था या वो टीवी स्क्रीन की तरफ भी इशारा था कि बहुत सारे लोग जो है वो उनको शायद आपसे एक बैर है कि क्यों मोहम्मद हफीज़, हालांकि अगर हम स्टैट्स में देखें तो पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा T20 रन बनाने वाले टॉप 2 बल्लेबाजों में आप नज़र आते हैं, तो क्या वो इशारा किस किस की तरफ था? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। इसका अगर किसी को वो इशारा बुरा लगा है तो मैं माजरत करता हूँ। आप अपनी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करते हैं और एट सर्टेन स्टेज आप उसको इंजॉय करते हैं। तो मैंने बेसिकली जो मैं आपको सच्ची बात बताऊं वो ये है कि जब मैंने पहला मैच खेला और वो बारिश की वजह से नहीं पूरा हुआ, तो बहुत तकलीफ़ हुई मुझे कुछ रिएक्शंस देख के सोशल मीडिया के ऊपर, पाकिस्तानी मीडिया के तरफ से, कि मेरे उस मैच खेलने के ऊपर एतराज़ किए गए लोगों की तरफ से। एंड आई वाज लाइक कि मैं 2 माह से पाकिस्तान टीम के साथ वहाँ पे बैठा हुआ हूँ, तो मैं वहाँ पे कोई चने खाने तो गया नहीं था कि मैं वहाँ पे खा पी के तो वापस आ जाऊँ। आई वाज देयर टू परफॉर्म, क्योंकि एज ए सीनियर अगर मैं पाकिस्तान टीम की फ़र्स्ट चॉइस नहीं हूँ तो मुझे ट्रैवल नहीं करना चाहिए, मेरा ये मानना है। तो मैं जब पहला मैच खेला वहाँ पे उसके ऊपर बहुत से ऐसे रिएक्शंस आए जो मुझे बहुत उसकी तकलीफ़ हुई कि मैं पाकिस्तान के लिए हमेशा इज़्ज़त और कामयाबियों के लिए खेला, ऑनेस्टी से खेला, पाकिस्तान का प्राइड हासिल करने के लिए खेला। तो उसके बावजूद जब मैं वो मैच खेला तो उसके ऊपर जो रिएक्शन थे वो बहुत ही तकलीफ़ देह थे मेरे लिए। तो मैंने उसको अब्ज़ॉर्ब किया, उसको बर्दाश्त किया, और एक दिन के रेस्ट के बाद जब हम अगला मैच खेलने आए तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं अल्लाह से बहुत सी दुआएं करके गया था। आपकी और शुएब मलिक की बात आपका जो है जिक्र करते हुए रैम्बो यानी कि रमीज़ राजा जो हैं वो कह रहे थे कि आप लोगों में अब दमखम नहीं रहा, आप लोग को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। तो शुएब मलिक जब होंगे उनसे उनका जवाब तब मांग लेंगे। आपसे मांग लेते हैं जवाब कि आपने तो 2 मैचेस में बारी ली, 10 छक्के मार लिए, और अगर हम रमीज़ राजा के छक्कों की तादाद देखें तो बड़ी कम लगती है। गालिबन पूरे वनडे करियर में 14 छक्के और टेस्ट करियर में सिर्फ 3 छक्के। तो वो छक्के आप ही लगा रहे थे या बॉल जो है वो खुद ब खुद बाउंड्री की तरफ जा रही थी? नहीं, पहले तो शुएब भाई मैं एक बात को क्लियर करता जाऊं कि पाकिस्तान के अंदर हर शख्स को अपनी राय का इजहार करने का पूरा इख्तियार है और मैं रिस्पेक्ट करता हूं हर शख्स के पॉइंट ऑफ व्यू की। और विद द सेम टाइम अगर आप बात करें, अगर जिस हवाले से आप बात करना चाह रहे हैं कि रमीज़ भाई हैं, तो मैं उनकी इज़्ज़त करता हूं क्योंकि वो मेरे सीनियर हैं, उन्होंने पाकिस्तान के लिए सर्विसेज दी हैं और मैं उनकी दी हुई सर्विसेज को रिस्पेक्ट करता हूं। उनके एज ए क्रिकेटर मुझे जो भी उन्होंने अचीवमेंट्स हासिल की पाकिस्तान के लिए, मैं हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करता हूं। और मैं ये चाहूँगा कि वो या दूसरे हमारे भी साथी जो सर्विसेज मैं पाकिस्तान के लिए दे रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ऑनेस्टी से दे रहा हूँ, वो उसको भी रिस्पेक्ट दें। और हर शख्स का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक जो भी उन्होंने दिया मैं उसको रिस्पेक्ट करता हूँ, और जो मेरा जवाब था वो अल्हम्दुलिल्लाह बैट ने खुद ब खुद दे दिया। तो क्या समझते हैं, 10 छक्के आपने लगा दिए हैं, मतलब एक पिक्चर क्लियर कर दिया है कि अभी आप में दमखम है, अभी आप और क्रिकेट खेल सकते हैं। तो क्रिकेट की बात कर लें तो आपने कुछ अर्सा पहले कहा था, मेरे ही इंटरव्यू में कहा था कि आप वर्ल्ड कप के बाद जो है वो चाहेंगे कि सिर्फ लीग्स पे फोकस करें। अब वर्ल्ड कप कोरोना की वजह से 1 साल आगे चला गया है, तो आपका प्लान अब वर्ल्ड कप तक ही है
कौम तो चाहती है जिस तरह से आपने परफॉर्म करके दिखाया है, तो आप वर्ल्ड कप तक हमें अवेलेबल हैं पाकिस्तान टीम के लिए? देखें शुएब भाई, मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के प्राइड के लिए खेलता हूँ। मेरी ज़िंदगी का मकसद पैसा कमाना इस खेल से, यस एक जायज़ अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी अर्निंग्स हैं मैं उसके लिए हमेशा मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरा मकसद ये कतई नहीं है। मैं एक प्राइड के लिए खेलता हूँ, पाकिस्तान के लिए, और ऑनेस्टी से खेलता हूँ। दैट इज़ समथिंग आई वांटेड टू अचीव। मैं तमाम क्राइटेरियाज़ जो फ़िटनेस के, परफॉर्मेंस के, उसको हिट करके खेलता हूँ और हमेशा इंशाल्लाह वैसे ही खेलूँगा। मुझे अपने पर्सनल प्लान के अंदर मेरी जो सोच है वो हमेशा यही है कि अगर मैं अच्छा खेल सकता हूँ, पाकिस्तान को मैचेस जितवा सकता हूँ, तो इंशाल्लाह मैं कंटिन्यू करूँगा। किसी के कहने पे ना तो मैंने पहले क्रिकेट शुरू की थी और ना ही किसी के कहने के ऊपर मैं ये क्रिकेट छोड़ूंगा। बड़ी खूबसूरती से आप लेफ्ट कर रहे हैं। मैं जो पूछ रहा हूँ काइंडली आप तो सीधा जवाब देते हैं, ये बताएं कि वर्ल्ड कप तक आप पाकिस्तान को दस्तयाब हैं, या वर्ल्ड कप से पहले भी आप कोई प्लान सोच सकते हैं, या वर्ल्ड कप के बाद भी पाकिस्तान के लिए खेल सकते हैं? कम अज़ कम वर्ल्ड कप तक आप पाकिस्तान को दस्तयाब हैं? आपका खुद का माइंड क्या है, खुद की फिटनेस, खुद की कमिटमेंट से आपने क्या जो है वो फैसला किया? आप किसी भी चीज़ के लिए तैयार रहते हैं, और जैसे कि जो रिएक्शन आया वो मेरे लिए बहुत तकलीफ दे था। जब मैं पहला मैच खेला और बारिश की नज़र हो गया और हमारी बारी भी नहीं आई, तो उसके खेलने पर जो एतराज़ात किए गए, जिस तरीके से रिएक्शंस दिए गए, जो क्रिटिकल व्यूज़ मेरे सामने आए, वो तकलीफ़ दे थे। लेकिन मैं अभी भी समझता हूँ कि मैं पाकिस्तान के लिए खेल सकता हूँ, पाकिस्तान को सर्व कर सकता हूँ, और मैं पहले कह चुका हूँ आपको कि मैं किसी के कहने के ऊपर ये फ़ैसला ना पहले किया था ना अब करूँगा। मैंने टेस्ट क्रिकेट छोड़ी अपनी इज़्ज़त से, अपनी सेटिस्फेक्शन से छोड़ी, तो इंशाल्लाह ताला वाइट बॉल क्रिकेट भी अपनी इज़्ज़त से और इंशाल्लाह सेटिस्फेक्शन से छोड़ूँ। वर्ल्ड कप का बता दें भाई, मैं पूरे वर्ल्ड कप का पूछ रहा हूँ। वर्ल्ड कप में आप हमें नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से आपने बारी ली, 69 के एक, 86 नॉट आउट की एक, और कम गेंदों पे तेज रन बनाए, छक्के लगा के दिखाए, चौके लगा के दिखाए, तो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की बैकबोन आप साबित हो सकते हैं। होंगे या नहीं होंगे? नहीं देखें, मैं आपको सच्ची बताऊं, आप इतनी दूर तक नहीं सोचते, क्योंकि मैं चाहता हमेशा हूं, मेरी ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान की वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड का हिस्सा बनूं, जो कि इस वक्त तक मेरी तमाम अचीवमेंट्स में जो मैंने पाकिस्तान के लिए हासिल की, उसमें एक जो कमी मुझे महसूस होती है वो ये है कि मैं किसी वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड का हिस्सा नहीं रहा पाकिस्तान के लिए। तो ख्वाहिश यही है, लेकिन ख्वाहिशात के साथ साथ एक नेचुरल, एक अल्लाह की तरफ से फ़ैसले भी होते हैं जिसको आपको एक्सेप्ट करना है। तो मैं चाहूँगा कि अल्लाह ताला मुझे इज़्ज़त दे, मुझे इस काबिल करे कि मैं वो ख्वाब पूरा कर सकूँ अपनी ज़िंदगी का, और देखते हैं। अपनी पूरी तैयारी में हूँ, अपनी पूरी कोशिश में हूँ, फिटनेस में, अपने स्किल्स में, अपनी एग्जीक्यूशन में। दूसरा T20 आपने हैदर अली को आपकी जगह भेजा गया। हैदर अली ने भी तेज़ खेला, आपने जो है वो पहले स्लो मोमेंटम पकड़ा और उसके बाद आपने एक्सीलेटर दबाया और पाकिस्तान के लिए तेज़ी से रन बनाए। 86 आपने बना लिए, जो आपके करियर का हाई है। आप जो है सेंचुरी के करीब एक मरतबा फिर पहुंच के T20 की सेंचुरी आप नहीं कर सके। यही आपके यहाँ मिसिंग है कि आप T20 की सेंचुरी नहीं की, वरना टेस्ट की भी की है, वनडे की भी की है। तो क्या समझते हैं, उस टाइम जहन में था कि पहले यंग गन को खेलने दें, अपने रन बाद में बनाएं? नहीं, इसमें दो सवाल हैं। पहली बात तो ये कि मैं हैदर अली के खेलने के ऊपर बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि पाकिस्तान के लिए एक यंगस्टर आया और उसने आके अच्छा परफॉर्म किया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अच्छा खेलेगा आगे भी, और उसकी जो टेक्निकल जो भी एडजस्टमेंट हैं वो उस पर काम करेगा ताकि फ्यूचर में जाकर उसको इसके ऊपर इश्यूज़ ना आए। जो नंबर 3 पे खेलने की बात कर रहे हैं कि बेसिकली मैनेजमेंट ने ओपनर नंबर 3 सेट कर दिए थे कि यही जाएगा, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश थी और मैंने मैनेजमेंट से बात की थी और उनकी भी मेहरबानी कि उन्होंने इसको कंसिडर किया। मैं ये चाहता था कि यंगस्टर अपने कंफर्टेबल जोन में रह के क्रिकेट खेले। हम लोग तो आगे पीछे हो जाएं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं चाहता था कि उसको उसका कंफर्ट जोन मिले, जहाँ पे वो खेलना चाहता है वहाँ पे वो खेले, ताकि उसके पास बेस्ट अवेलेबल जो है वो माइंडसेट के साथ वो जाए और जाके परफॉर्म करे। तो इसलिए नंबर 3 चेंज हुआ, और मैनेजमेंट ने जब उससे बात की तो उसकी विश थी कि वो नंबर 3 पे खेले। सो दिस इज़ हाउ ही गॉट दैट नंबर 3, और मैंने खुद इसको अप्रिशिएट किया कि मैं खुद चाहता था कि वो उसके कंफर्ट जोन पे वो खेले। उसके खेलने पे, उसकी परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। चलें जी, हफीज़ हमारे साथ हैं, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद प्रोफेसर से और भी बहुत सारे सवाल हैं जो पूछने हैं।
पाकिस्तान टीम ने T20 सीरीज जो है वो तो ना जीती, अलबत्ता दिल जरूर जीते हैं। मोहम्मद हफीज़ के पास चलते हैं। हफीज़, एक सवाल जो बहुत ज़्यादा लोगों की ज़ुबानों पे है और आई डोंट नो कि वो गलत परसेप्शन है या सही परसेप्शन है, आप उसको क्लियर कर दें कि पाकिस्तान टीम इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज में जब उतरी तो उनके मेन प्लेयर उनके पास नहीं थे। कहते हैं कि उनकी जो बॉलिंग लाइन थी वो मजबूत बॉलिंग लाइन नहीं थी, उनके जो बैट्समैन थे जो रन्स बना सकते हैं, जो मिनट में पासा पलट सकते हैं, वो वहाँ मौजूद नहीं थे। फिर भी पाकिस्तान टीम जो है वो 190 रन बना के भी हार जाती है। तो आप समझते हैं कि वाकई इंग्लैंड की वो ए टीम नहीं थी, बी टीम थी? मैं पहले इस बात पे थोड़ा सा हंस लूँ शुएब भाई। होता ये है कि जब आप किसी को क्रेडिट ना देना चाहें तो हीले बहाने हैं। जब आप किसी नेशनल टीम के ख़िलाफ़ खेलते हैं तो आप नेशनल टीम के ख़िलाफ़ खेलते हैं और उनकी मर्ज़ी होती है कि वो जिसको मर्ज़ी खिलाए, जिसको ना खिलाए। जैसे पहले मैच में वहाब नहीं खेल सके और आखिरी मैच में खेले, तो ये मेरे अपने ख्याल में मैंने तो नहीं रोका था उनको। वो सर इयन बॉथम को ले आते, वो WG ग्रेस को ले आते, तो मैंने तो उनको नहीं रोका था। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि ऐसी बातें करने से ये वही लोग होंगे जो क्रेडिट नहीं देना चाहते किसी भी परफॉर्मेंस को या किसी भी इंडिविजुअल को या किसी भी टीम को जीतने के ऊपर। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि इसमें उनकी अपनी सोच थी। उन्होंने अपनी जो बेस्ट टीम थी T20 की वो उन्होंने खिलाई, हमने अपनी बेस्ट टीम खिलाई। हमेशा किसी भी नेशनल टीम के अंदर जो टीम खेलती है वो उसकी बेस्ट अवेलेबल टीम होती है, तो वो खेलती है। एक बात जो है वो ज़्यादा हो रही है कि सरफराज जो है वो तीसरा T20 नहीं खेलना चाहते थे और मैनेजमेंट ने उनको खिलाया। क्या ऐसा है? और रिजवान तो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, फिर सरफराज क्यों नहीं खेलना चाहते थे? कुछ समझ नहीं आ रही मुझे। पहली बात तो मुझे नहीं पता कि ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है जहाँ पे सरफराज ने इसको खेलने से मना किया। आई रियली हैव नो आइडिया एट ऑल। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जब आप टूर पे होते हैं और आप ऑब्वियसली वहाँ पे खेलने गए हुए हैं तो इनकार की तो वजह ही नहीं बनती। वो कोई भी प्लेयर इनकार कर दे, टू मी दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आप 50 बनाएं, आप चौके छक्के लगाएं, यूनुस खान बड़े खुश नज़र आ रहे थे। ज़रा बताइएगा क्या मामला था? बहुत ज़्यादा जो है वो इशारे भी कर रहे थे आपकी 50 बनाने के बाद, तो क्या कोऑर्डिनेशन थी दोनों के दरमियान? नहीं, ऑब्वियसली यूनुस भाई मेरे सीनियर हैं, मेरे साथी हैं, हमने मिलके आपस में बहुत साल क्रिकेट खेली है। आज वो पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में एक डिफरेंट रोल में आए हैं, लेकिन बिकॉज ही नोज़ मी वेरी वेल, उनको पता है कि मैं हमेशा जब खेलता हूँ पाकिस्तान के लिए खेलता हूँ। मेरा इंटेंट हमेशा पाकिस्तान के लिए होता है, पाकिस्तान की जीत के लिए मैं खेलता हूँ। तो उनका सेलिब्रेट करना या किसी और का भी किसी दूसरे की पाकिस्तान के प्लेयर की सेलिब्रेशन, पाकिस्तानी प्लेयर की परफॉर्मेंस की को सेलिब्रेट करना, आई थिंक हमें खुशी होनी चाहिए कि कोई भी, जैसे मैं खुश होता हूँ, मैं हैदर अली की परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा खुश हूँ, दिल से खुश हूँ, और इसी तरह कोई और भी परफॉर्म करे। वहाब ने कमबैक बहुत शानदार किया, और जो भी परफॉर्म करे पाकिस्तान के लिए मैं उसके लिए खुश होता हूँ। और अगर कोई परफॉर्म ना कर सके तो मैं उसके लिए मुझे तकलीफ़ होती है। तो यूनुस भाई का जो खुश होना है या बाकी तमाम प्लेयर्स का मेरी परफॉर्मेंस पे खुश होना है, ये तो खुशाइंद बात है कि हम सब लोग एक दूसरे की पर्सनल परफॉर्मेंसेस के ऊपर पाकिस्तान के लिए खुश होते हैं। नहीं तो वो इशारा क्या कर रहे थे दोनों हाथ से जो है वो खुद को डाउन करके, क्या इशारा कर रहे थे? कोई बाद में बातचीत हुई थी इसमें या नहीं हुई थी? नहीं, वो बेसिक नहीं, वो ऐसा था कि मेरा अपना ख्याल है कि उनको पसंद आई होगी मेरी इनिंग्स, उनको मेरा खेलना, मेरा अग्रेसिव खेलना, मेरी परफॉर्मेंसेस को देखना एज ए बैटिंग कोच। ऑब्वियसली मेरी परफॉर्मेंस उनके साथ रिलेट करती है एज ए बैट्समैन, तो उनको खुशी हुई होगी और उन्होंने भरपूर इजहार किया और मैं बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ। इस टूर के ऊपर मैं अपनी पावर हिटिंग के ऊपर मैंने बहुत काम किया और मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ शाहिद असलम साहब का कि उन्होंने इस पूरे टूर पे मेरा बहुत साथ दिया। मैं पावर हिटिंग के ऊपर मैंने काम किया है, मज़ीद करता रहूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि वाइट बॉल क्रिकेट के अंदर, आज की क्रिकेट के अंदर जो मैंने चेंजेस मज़ीद अपने अंदर लेके आनी है वो पावर हिटिंग है। क्योंकि आपकी पावर हिटिंग आपको आपकी एबिलिटी को इन्हेंस करती है कि आप मोमेंटम चेंज कर सकें सिचुएशन का या उस जगह का जहाँ पे आप जाते हैं बैटिंग करने। तो पावर हिटिंग पे मैंने बहुत काम किया और बहुत खुश हूँ कि मैंने जो प्रैक्टिस की तकरीबन 8 वीक की, उसकी एग्जीक्यूशन ऑफ स्किल्स जब अंदर गया तो वो अच्छी हुई और मज़ीद इंशाल्लाह इसके ऊपर काम करूँगा। हफीज़, चलें अब अपकमिंग इवेंट की तरफ आ जाते हैं। जिम्बाब्वे की टीम पाकिस्तान आ रही है। एक अच्छी बात है कि इस मरतबा
वो मुल्तान में भी खेलेगी, पिंडी में भी खेलेगी, मतलब एक टीम 2 वेन्यूज़ पे खेलेगी, जो काफ़ी खुशाइन बात है। क्या समझते हैं जब कमज़ोर हरीफ आता है तो अमूमन जो बड़ी टीमें हैं वो अपने मेन खिलाड़ियों को रेस्ट देती हैं, आप क्या समझते हैं कि हमें जिम्बाब्वे के खिलाफ, क्योंकि एक तरफ तो हम ये देखें रेस्ट देती हैं, दूसरी जानिब वर्ल्ड कप जाहिर है अब सर पर है, मैचेस हो नहीं रहे कोविड की वजह से, तो फुल स्ट्रेंथ के साथ जाना चाहिए या हमें यहाँ पे जो है वो थोड़े से एक्सपेरिमेंट्स कर लेने चाहिए? नहीं, मेरा अपना ख़्याल है कि ये मेरी पर्सनल राय है, मैं इसका इजहार भी कर चुका हूँ कि अगर सबसे पहले तो इंशाल्लाह ज़िम्बाब्वे पाकिस्तान का टूर करे तो वी वेलकम देम। दूसरी चीज़ ये है कि ज़िम्बाब्वे की कोई भी टीम आए, हमें पाकिस्तान का तमाम वो बैकअप जो इस वक्त रेडी है या खेलना चाहता है या जिसको टेस्ट करना चाहिए, हमें उसको खिलाना चाहिए। और जितने भी सीनियर्स हैं जो पिछले 5 साल से, 4 साल से, 10 साल से लाइक हम लोग, हमें नहीं खिलाना चाहिए। ये मेरी पर्सनल राय है कि इसमें तमाम अपनी जो बेंच स्ट्रेंथ है और वो जो सेकंड 11 हमारी बनती है विद द बेस्ट पॉसिबल प्लेयर्स जो पाकिस्तान को मैच भी जितवा सकें, उनको खिलाना चाहिए। और तमाम सीनियर्स को जो पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं या पिछले 4-5 सालों में खेल रहे हैं, इन सबको रेस्ट देना चाहिए। ऐसा ना हो जाए कि चीफ सिलेक्टर जो हेड कोच भी हैं और बाकी सिलेक्टर वो समझें कि हफीज़ जो हैं वो अदम दस्तियाबी कह रहे हैं और वो सिर्फ आपको ही आराम करा दें, बाकी पूरी स्ट्रेंथ के साथ चले जाएं। नहीं, उनकी मर्ज़ी है, मैंने अपनी राय दी है। मैं ये समझता हूँ कि हमें ऐसी टीम के ख़िलाफ़ नहीं खेलना चाहिए। हर उस मुश्किल टीम के ख़िलाफ़ या बड़ी टीम के ख़िलाफ़ हम अवेलेबल हैं, लेकिन जहाँ पे ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आए, क्योंकि मुझे लगता है कि हमने ये अपॉर्चुनिटी पिछले साल जब 2018 में जब हम लोग ज़िम्बाब्वे गए थे, हमने ये अपॉर्चुनिटी वहाँ मिस की थी और वहाँ पे हमने जो खेला था वो मेरी समझ में पाकिस्तान की बेंच स्ट्रेंथ को वहाँ पे आजमाने की ज़रूरत थी। तो मैं समझता हूँ कि वो गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, ये मेरी राय है। मुझे नहीं पता कि माइंडसेट क्या होगा, सिलेक्शन कौन करने वाले हैं या पॉलिसी मेकर्स इसका क्या सोचते हैं। मेरी समझ ये कहती है कि पाकिस्तान के तमाम सीनियर्स को रेस्ट देना चाहिए और तमाम यंगस्टर्स को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ताकि वो सामने आएँ और अपना टैलेंट जो है वो शोकेस करें। हफीज़, रेस्ट की आप बात कर रहे हैं, आपको भी थोड़ा सा रेस्ट देते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो प्रोफेसर से और सवाल करें। वेलकम बैक। प्रोफेसर हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले उन्होंने एक अहम बात की है कि पाकिस्तान को मुस्तकबिल का सोचना चाहिए और उन्होंने एक सीनियर खिलाड़ी होने के नाते हमेशा ही पाकिस्तान टीम की बेहतरी के लिए बात की और अभी भी उन्होंने एक बड़ी जो है वो एक ऑफर की या बड़ी एक राय दी है। मोहम्मद हफीज़ से सिर्फ इस पर एक और सवाल करते हैं, फिर हम बात करेंगे PSL और दौरे न्यूजीलैंड का जो पाकिस्तान का टफ टूर होगा। तो हफीज़, अभी जिस तरह आप बात कर रहे थे, हम अगर इंडिया की एग्जाम्पल लें या हम दीगर टीमों की एग्जाम्पल लें, वो अपने कप्तानों को भी बड़ी जब छोटा हरीफ होता है तो उसको रेस्ट देते हैं। क्या समझते हैं कि हमें बाबर आजम को थोड़ा रेस्ट दे देना चाहिए, क्योंकि दौरा इंग्लैंड की क्रिकेट, फिर इंग्लैंड की T20 क्रिकेट और फिर यहाँ आके नेशनल T20 क्रिकेट, मुसलसल वो क्रिकेट खेल रहे होंगे और उसके बाद जिम्बाब्वे। क्या समझते हैं? देखें, इसका फैसला ऑब्वियसली सिलेक्टर्स ने खुद करना है और पॉलिसी मेकर्स ने करना है कि ऑब्वियसली आप देखें कि बाबर का भी एज ए कैप्टन को इतना लंबा टर्नआउट नहीं हुआ और वो खुद अभी कह चुके हैं और बाकी लोग भी कह रहे हैं कि वो लर्न कर रहे हैं अपनी कैप्टनसी से इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि इसका फ़ैसला तो पॉलिसी मेकर करेंगे, लेकिन अगर वो खेलें भी तो मैं चाहता हूँ कि वो अपना नंबर छोड़ के खेलें ताकि वो नीचे खेल के अपने आप को एक डिफरेंट लेवल के ऊपर जो उनकी स्किल इन्हेंसमेंट है उसकी तरफ आएँ और ऊपर लेवल के ऊपर और तमाम प्लेयर्स को पूरा मौका दें ताकि मुस्तकबिल के अंदर हमें मज़ीद जो लड़के हैं वो नज़र आएँ कि वो नंबर एज एन ओपनर कैसे खेल सकते हैं, नंबर 3 कैसे खेल सकते हैं, नंबर 4 कैसे खेल सकते हैं और वो क्या ऑफ़र कर सकते हैं पाकिस्तान को मूविंग फॉरवर्ड इन T20 फॉर्मेट। तो मेरी ये सोच है कि अगर वो खेलना भी चाहते हैं तो वो ओपनर ना खेलें। मैं ये समझता हूँ कि वो नीचे खेलें ताकि कोई और ओपनर आए, कोई और भी हम असेस करें, किसी और की एबिलिटीज़ भी देखें कि वो इंटरनेशनल लेवल के प्रेशर के अंदर आके कैसे एग्जीक्यूशन करते हैं। बट दिस इज़ ओनली माई आइडिया, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। ये मैनेजमेंट ने फैसला करना है, सिलेक्टर्स ने फैसला करना है। ठीक है, वो किनको चांस देते हैं और
किस कप्तान को अंदर लेके जाते हैं। दौरा न्यूजीलैंड मुश्किल टूर है, अमूमन जो है खिलाड़ी मुश्किल टूर से भागते हैं, लेकिन आप आसान टूर पे कह रहे हैं कि मैं आराम करूंगा, तो क्या मुश्किल टूर के लिए तैयार हैं या वहां पे भी आप आराम करना चाहेंगे जब पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड के मुश्किल दौरे पे जाएगी? शुएब भाई, मेरा कैरियर निकाल के देख लें, मैंने कभी भी किसी सो कॉल्ड मुश्किल टूर के ऊपर कभी भी मेरे कैरियर के अंदर कोई ऐसी पोजीशन नहीं आई कि जहाँ पे मैंने ना की हो या मैंने कोई हीले बहाने लगाए हों ना खेलने के। मैं मुश्किल टूर पे अनफिट भी खेला हूँ कि अगर मैं अनफिट भी हूँ और मैनेजमेंट ने मुझे बोला है कि हमने आपको खिलाना है, तो मैंने वो भी खेला है और ये भी ऑन रिकॉर्ड है। तो रिकॉल करेंगे कौन से वाले टूर पे आप अनफिट खेले? न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया। मैं 2016 के अंदर मैं जो टेस्ट क्रिकेट खेला पाकिस्तान के लिए, मैं टोटली इंजर्ड था। मुझे सिलेक्टर्स ने, कैप्टन ने बोला कि हम आपको खिलाना चाहते हैं और आपके बगैर हम नहीं खेलेंगे। तो मैं उस वक्त 50% भी अपनी फ़िटनेस के अंदर नहीं था, तो मैं पाकिस्तान के लिए खेला। तो अगर न्यूजीलैंड की अगर आप बात करते हैं या ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका या एनीवेयर इन द वर्ल्ड, आई एम ऑलवेज़ अवेलेबल और मैं खेलना चाहता हूँ इन तमाम टीमों के ख़िलाफ़, और मैं हमेशा खेला हूँ। आप मेरा रिकॉर्ड निकाल के देख लें कि मेरे इन तमाम ममालिक में जाके मेरी परफॉर्मेंसेस क्या हैं सबके सामने। अच्छा हफीज़, मैं सिर्फ इस आसान सीरीज़ को या जिम्बाब्वे के आने को मैं समझता हूँ कि सीनियर्स को ना खिलाया जाए, ये मेरी राय है कि इनको ना खिलाया जाए और तमाम यंगस्टर्स को मौका मिले। अच्छा हफीज़, कुर्बानी आप बड़ी देते हैं माशाल्लाह, इस बार भी आपने कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन नहीं किया। इतलात ये है कि किसी नौजवान को आपने कहा है कि मौका दे दिया जाए। माजी में भी देखा जाए तो आपने करोड़ों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान के लिए छोड़ दिए कि आपको पाकिस्तान के लिए खेलना था, तो आपने लीग से कॉन्ट्रैक्ट जो हैं उनको फुलफिल नहीं किया। तो ज़रा बताइएगा माजी में कौन कौन से छोड़ चुके हैं और इस बार क्यों आपने छोड़ दिया? जी देखिए, मैं क्लियर कर चुका हूँ शुएब भाई कि मैं पाकिस्तान के प्राइड के लिए खेलता हूँ। पैसा मेरी प्रायोरिटी नहीं है। पैसा कमाना जायज़ अल्हम्दुलिल्लाह जो मुझे इस खेल के साथ मिलता है, हक हलाल का मिलता है, मैं हमेशा उसके लिए मैंने कोशिश की है और उसके अलावा मैं लालची बिल्कुल नहीं हूँ। और इसीलिए मैंने पिछले साल भी जब मुझे डोमेस्टिक का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ़र किया गया था, इसमें मेरे अंदर का इंसान, मेरा ज़मीर मुझे इजाज़त नहीं दे रहा था कि मैं वो कॉन्ट्रैक्ट लूँ, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान के डोमेस्टिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी हुई है इस नए स्ट्रक्चर की वजह से। पाकिस्तान से जब से डिपार्टमेंटल क्रिकेट को ख़त्म किया गया है, तो ये बहुत ही बड़ा सेटबैक है पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के लिए, पाकिस्तान की क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी के लिए। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है हमारे साथी, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। पाकिस्तान 22 करोड़ आवाम यहाँ पर मौजूद है और वो 6 टीमों में सम अप नहीं की जा सकती। ये मेरी राय है और मैं इसके ऊपर बारहा कह भी चुका हूँ कि या तो मुतबादिल पहले रेडी कर लिया जाए, और जब तक मुतबादिल आपका रेडी नहीं होता तब तक वो सिस्टम जो आपको हेल्प कर रहा था, आपका राइट हैंड था, आप उसको ख़त्म ना करें। लेकिन दिस इज़ द पॉलिसी हुएवर मेड इट। इसके कॉन्सिक्वेंसेस उनके सामने आ भी रहे हैं और मेरा अपना ख्याल ये है कि इसके बारे में सोचना चाहिए। और इसीलिए मैंने डोमेस्टिक के अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया, क्योंकि मैं समझता हूँ कि लेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो उस अपकमिंग प्लेयर्स को ये अपॉर्चुनिटी मिले, उसकी फ़ाइनेंशियल नीड्स पूरी हों जो इस वक्त एक स्ट्रगलिंग लाइफ में है, ताकि मुस्तकबिल के अंदर वो पाकिस्तान के लिए किसी न किसी जगह के ऊपर नज़र आए। अच्छा हफीज़, ये बता दीजिएगा कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद हुई, इतलात ये हैं मेरे पास कि आप दौरा इंग्लैंड पे जाने से पहले आप, मिसबाह-उल हक, ये सब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से टाइम ले रहे थे, उनसे मिलने जा रहे थे और उनको कन्विंस करना चाह रहे थे कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट को बहाल करें। क्या ऐसा है? और अगर ऐसा है तो क्या ये आइडिया अब आप दोबारा एग्जीक्यूट करेंगे या फिलहाल इस पे आप खामोश होकर बैठेंगे? जी बिल्कुल, ये आइडिया है और मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि पीएम साहब ने हमारी इस बात को कंसिडर किया और हमें मीटिंग का टाइम भी मिल गया था उनके साथ। और मैंने पर्सनल लेवल पे इसकी कोशिश इसलिए की थी कि मैं समझता हूँ कि किसी ना किसी को तो ये बात करनी है। गरीब के पास अपने घर के मामलात, अपने घर के किचन के चलाने के पैसे नहीं हैं, तो वो कहाँ से क्लब लेवल की क्रिकेट, जहाँ से प्लेयर की जो स्ट्रगलिंग लाइफ है वो शुरू होती है, वहाँ से इंटरनेशनल खेलने का जो सफ़र है वहाँ तक फाइनेंशियल नीड कौन पूरी करेगा। और पहले ये काम डिपार्टमेंट बहुत अच्छे तरीके से कर रहे थे। मैं ख़ुद उसकी ज़िंदा मिसाल हूँ कि अगर मुझे सन 2000 के अंदर अगर मैं SNGPL के अंदर कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर के तौर पर ना आता तो शायद मैं क्रिकेटर ना बन पाता, क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था कि मैं अच्छा बैट ले सकूं, अच्छे ग्लव्स ले सकूं
और वो फाइनेंशियल नीड मेरी जो है वो मेरे डिपार्टमेंट की सैलरी पूरी करती थी, क्योंकि उसके नीचे तो सिस्टम कोई था नहीं। तकलीफ़ ये है कि तमाम डिपार्टमेंट्स के अंदर तमाम स्पोर्ट्स चल रही हैं, सिर्फ क्रिकेट बंद कर दी गई है। तो सोचें कि 800-900 प्लेयर और तकरीबन 250-300 वो मैनेजमेंट के लोग जो इस डिपार्टमेंटल क्रिकेट के सर्किट के साथ अपनी रोज़गार हासिल कर रहे थे और आगे सर्विसेज दे रहे थे, वो रुक गई हैं। देखें, हर प्लेयर पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं खेल पाता, कोशिश करता है, नहीं खेल पाता, लेकिन हम सब ने, जब हम अंडर 19 अंडर 20 के बाद हम लोग आगे जाते हैं तो हमारे क्लब लेवल से आगे जाने का सफ़र में हमें फाइनेंशियल नीड की ज़रूरत है। वो कौन देगा? अभी जो सिस्टम डेवलप किया गया है वहाँ पे तो 190 प्लेयर्स उठा लिए गए। वो कौन थे? जो पिछले सिस्टम की पैदावार थी और क्रीम थी, तमाम अच्छे प्लेयर थे, लेकिन नीचे जनरेशन कौन करेगा? उनकी लुक आफ्टर कौन करेगा? तो डिपार्टमेंटल क्रिकेट के रोल को मैं बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देता हूँ और मैं समझता हूँ कि जब तक इसका मुतबादल रेडी ना हो जाए, इसको साथ लेके चला जाए, और जब पाकिस्तान के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में मुतबादल रेडी हो जाए, पाकिस्तान इंशाल्लाह वेलफेयर स्टेट बन जाए, तो ज़रूर इसको ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन उससे पहले इसको ख़त्म करना, मेरा अपना ख्याल ये है कि ये क्रिकेटर्स के लिए बहुत ही तकलीफ़ है। और इस वक्त हम देख रहे हैं कोई ऊबर चला रहा है, कोई तकलीफ़ में मजदूरी कर रहा है, और वो हमारे साथी हैं। मुझे मेरे दिल में उनके लिए बहुत दर्द है, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमें पीएम हमारे इंशाल्लाह इमरान खान भाई हमें ज़रूर मौका देंगे कि हम अपनी उन तमाम लड़कों की जो केस है उसको एडवोकेट कर सकें, उनको बता सकें, ग्राउंड रियलिटी बता सकें, और फिर फैसला उनका होगा, जो वो चाहेंगे इंशाल्लाह होगा वही। यानी कि आप कह रहे हैं कि जो पहले वक्त आपको मिल गया था, आप दोबारा वक्त मांगेंगे और दोबारा जाके इमरान खान से बात करेंगे कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट को जो है फिलहाल दोबारा शुरू कर दिया जाए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये मीटिंग दोबारा से हो, और मैं कर भी रहा हूं, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी मीटिंग भी होगी, क्योंकि ये केस मेरा नहीं है। मैं उन तमाम बच्चों के लिए, उन तमाम आने वाली जनरेशन्स के लिए ये बात करना चाहता हूँ, और अपना हक पूरा करना चाहता हूँ कि मैं ये बात आगे तक पहुँचा दूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी न किसी को तो ये बात करनी है ओपनली, क्योंकि इससे नुकसान पाकिस्तान की क्रिकेट का हो रहा है। क्योंकि ये इतना तकलीफ़ दे अमल है कि आप 800-900 अच्छे क्रिकेटर्स बेचारे बेरोज़गार हो गए हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है उनके पास। और यहाँ पे 22 करोड़ आवाम है। यहाँ पे अगर इंग्लैंड के अंदर 18 या 22 टीमें खेल सकती हैं, जो कि उसकी आबादी हमसे बहुत 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 कम है, तो हम 22 करोड़ आवाम जो है वो कैसे 6 टीम्स के अंदर जो है वो समअप हो सकती है, या वो कैसे होगा? यस, क्रिकेट कंपेटिटिव होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। चलें हफीज़, लास्ट बस एक बता दीजिएगा। वैसे तो मुझे आपके करियर के सवाल पूछने थे, लेकिन जब कायदे ट्रॉफी होगी तो कोशिश करेंगे कि दू बदू बैठ के उस पर सवाल कर लें। बस लास्ट ये बता दें कि आजकल पाकिस्तान क्रिकेट में तमाम सुपरस्टार्स कोचिंग में नज़र आ रहे हैं। कोई हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जा रहा है, जो कोई पाकिस्तान टीम के साथ लगा हुआ है, कोई रीजनल कोचिंग में नज़र आ रहा है। तो मोहम्मद हफीज़ ने भी क्या रिटायरमेंट के बाद का कोई प्लान बनाया है? क्या आप हमें कोचिंग साइड पे नज़र आएंगे, सिलेक्शन साइड पे नज़र आएंगे, या क्रिकेट बोर्ड में मैनेजमेंट साइड पे नज़र आएंगे? एमडी हो गया, चीफ एग्जीक्यूटिव हो गया, कोई और पोस्ट पे नज़र आएंगे? जी, सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान की मैनेजमेंट के लिए और आने वाले हमारे सारे एक्स क्रिकेटर्स, जो अभी एक न्यू एरा स्टार्ट हुआ है जिसमें तमाम हायर मैनेजमेंट भी और डोमेस्टिक लेवल पे भी, हाई परफॉर्मेंस सेंटर में भी तमाम क्रिकेटर्स आए हैं, मैं उनके लिए दुआगो हूँ और मेरी बेस्ट विशेज़ हैं। बहुत खुश हूँ उनके आने पे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो यहाँ से पाकिस्तान के आने वाले फ्यूचर का बेहतर फैसला करेंगे, बेहतर रुख की तरफ इसको मोड़ेंगे। आप अपना तो बताएं कि आप कैसे ज्वाइन करेंगे? मैं तो भी खेल रहा हूँ शेख भाई, मुझे खेलने दें। जब मैं खेल के फारिग हो जाऊँगा फिर सोचूंगा, अभी तो मुझे खेलने दें बस। जब तक मैं पाकिस्तान को जितवा सकता हूँ तब तक मुझे खेलने दें, खेलने के बाद सोचेंगे ज़िंदगी कहाँ पे लेके जाती है। चलें, बहुत शुक्रिया मोहम्मद हफीज़, हमारे सवालों के जवाब दे रहे। भी दुआ यही है कि वो पाकिस्तान को हमेशा कामयाबियां दिलवाते रहें, उनका बल्ला रन उगलता रहे, जब वो बॉल पकड़ें तो विकेटें उड़ाते रहें, ताकि पाकिस्तान जीते। आने वाले प्रोग्राम में क्रिकेट समेत दीगर खेलों पर बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।